मेरे सामने एक क्वेश्चन रखा गया, तुम बेलगांव जाओगे या हमको बोला कि हम तो 8-9 साल के थे, तुम आर्मी में जाओगे लाइक कैप्टन शर्मा जैसे होना है या तुम्हारा चाचा जैसा होना है। और मैंने क्या सोचा कि मेरे माँ के पास मेरे को रहना था। मैंने बोला कि अगर आर्मी बनना तो बेलगांव पढ़ने जाना था, अगर मैं जो कि साइंस लाइन में जाना है तो मैं करशंग में अपने घर में रह के पढ़ सकता हूँ। मेरे को ये ध्यान रहते हुए लाइफ में मैंने बोला कि मेरे को साइंटिस्ट बनना है उस जमाने में, और वो बहुत अच्छा डिसीजन था। माँ के प्यार से मैंने साइंस लिया और माँ के आशीर्वाद से मैं अभी यहाँ पहुंचा। 8টি দেশের সঙ্গে হিন্দুকুশ হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্র নিয়ে কাজ করেছেন। দীর্ঘ 40 বছর ধরে বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব অবদানের জন্য এবারে পদ্মশ্রী সম্মান পাচ্ছেন দার্জিলিং জেলার বিশিষ্ট বিজ্ঞানী একলব্য শর্মা। সেনা পরিবারের সন্তান একলব্য শর্মা মায়ের কাছ থেকেই বিজ্ঞানী হওয়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন তিনি। লক্ষ্যে অবিচল থাকলেও লক্ষ্য পূরণের পথ তার কাছে সহজ ছিল না। কার্শিয়াংয়ে স্কুলের পড়াশোনা সম্পন্ন করেন তিনি। পরবর্তীতে স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে বেনারসে যান। সেখানে কাকার বাড়িতে থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি করেন। এরপর বায়োডাইভার্সিটি নিয়ে গবেষণা করতে কালিম্পংয়ে পৌঁছান। এখান থেকে শুরু হয় তার বিজ্ঞানী হওয়ার সফর। এরপর বিভিন্ন জায়গায় গবেষণার কাজ করেন তিনি। পরবর্তীতে 8টি দেশের সঙ্গে মিলে হিন্দুকুশ হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্র নিয়ে দেশ বিদেশে গবেষণা করেন তিনি। मैं सेंट मेरीज हिल करशंग से आता हूँ और मेरा जो है एजुकेशन प्राइमरी स्कूल सेंट मेरीज हिल का प्राइमरी स्कूल जो गवर्नमेंट स्कूल है वहाँ मैं पढ़ा था। उसके बाद मैंने मैट्रिकुलेशन सेंट अल्फोंसस हाई स्कूल करशंग से किया और 1 साल मैं जो है कि दार्जिलिंग नॉर्थ पॉइंट सेंट जोसेफ्स कॉलेज में प्री यूनिवर्सिटी किया। उसके बाद मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी गया और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में बीएससी, एमएससी और पीएचडी किया। बीएससी बॉटनी में ऑनर्स किया, फिर एमएससी किया, फिर पीएचडी किया। पीएचडी में मैंने जो फील्ड साइट लिया कालिम्पोंग का साइट लेके आके यहाँ पे फॉरेस्ट इकोलॉजी में काम शुरू किया। ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কাউন্সিলের তরফে ইয়াং সায়েন্টিস্ট অ্যাওয়ার্ডও পান একলব্য শর্মা। এদিন একলব্য শর্মা বলেন, বাবা এবং বড় কাকা ভারতীয় সেনায় কর্মরত ছিলেন, তবে ছোট কাকা বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক ছিলেন। 8 বছর বয়সে পরিবারের সদস্যরা জিজ্ঞাসা করেছিলেন তুমি কি হতে চাও। সেই সময়ে মায়ের কাছ থেকেই বিজ্ঞানী হওয়ার ইচ্ছে প্রকাশ করি। মায়ের আশীর্বাদে আজ এই জায়গায় পৌঁছতে পেরেছি, তবে পদ্মশ্রী পাবো কোনোদিনও ভাবিনি। গত 25শে জানুয়ারি জানতে পারি যে আমাকে পদ্মশ্রী সম্মান দেওয়া হবে। এই সম্মান আগামীতে আরো কাজ করার প্রেরণা দেবে। देखिए, बचपन में एक हमारे लाइफ में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन था। वो मैं 8 या 10 साल का था। उसमें हमारे घर में जैसे मेरा एल्डेस्ट अंकल कैप्टन लक्ष्मण शर्मा, वो फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के एडीसी थे। हम लोग एकेडमिकली और बहुत पढ़े लिखे फैमिली, लेकिन इकोनॉमिकली हम लोग बहुत हम लोग के पास कुछ पैसा नहीं था। हमारे पास बुद्धि था। इसी तरह का घर है हमारा, पढ़ा लिखा घर, लेकिन बहुत छोटा और इकोनॉमिकली साउंड नहीं था। हमको पढ़ने के लिए भी बहुत दिक्कत हुआ। मैं हमारे चाचा के साथ मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर टीकाराम शर्मा उनके घर में रह के मैंने मेरा पूरा स्टडीज़ किया है। तो जो इकोनॉमिकली हम लोग साउंड नहीं थे, लेकिन एकेडमिकली और इसमें हमारा बहुत अच्छा था। तो बचपन में एक बड़ा डिसीजन हमारे घर में, जो मेरा पिताजी भी आर्मी में, मेरा एल्डेस्ट अंकल आर्मी में, और एक अंकल जो जिनके पास है वो जो है कि प्रोफेसर थे, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में उन्होंने पढ़ा। उसके बाद बीएचयू में वो लेक्चरर थे। और उस समय मेरे सामने एक क्वेश्चन रखा गया, तुम बेलगांव जाओगे या हमको बोला कि हम तो 8-9 साल के थे, तुम आर्मी में जाओगे लाइक कैप्टन शर्मा जैसे होना है या तुम्हारा चाचा जैसा होना है। और मैंने क्या सोचा कि मेरे माँ के पास मेरे को रहना था। मैंने बोला कि अगर आर्मी बनना तो बेलगांव पढ़ने जाना था, अगर मैं जो कि साइंस लाइन में जाना है तो मैं करशंग में अपने घर में रह के पढ़ सकता हूँ। मेरे को ये ध्यान रहते हुए लाइफ में मैंने बोला कि मेरे को साइंटिस्ट बनना है उस ज़माने में, और वो बहुत अच्छा डिसीजन था।
माँ के प्यार से मैंने साइंस लिया और माँ के आशीर्वाद से मैं अभी यहाँ पहुँचा हूँ। मैंने पद्मश्री पाएंगे बोल के तो कभी सोचा नहीं था, लेकिन मैं काम करता, जैसे कि आप भगवद गीता में बोलते हैं ना, काम करते जाओ, हाँ, फल का मत करो। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हमने काम करते गए और हमको अवार्ड्स वगैरह अपने आप मिलते रहे, मैंने कभी एस्पायर नहीं किया। तो एक तो ये बात है। दूसरा है कि ये 40 साल में देखिए हमने सबसे पहले पढ़े, मैं बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में BHU में PhD कर रहा था, और PhD बनारस में करके वहीं के छोटा सा ग्रासलैंड में, वो सब में हमको आसपास में काम रिसर्च फील्ड साइड ले सकते थे। लेकिन मैंने इतना तकलीफ लेके कालिम्पोंग के फॉरेस्ट में उस दिन ट्रेन में कैसे आते थे, कैसे सैंपल्स ले जाते थे, एनालिसिस करते थे। तो उस तरह से हमने पहले ही एक तो माउंटेन का जो समस्या है हमने PhD के टाइम में ही साइट सिलेक्शन किया, तो उसमें भी हमने बहुत ट्रबल लिया, लेकिन हमको बहुत हेल्पफुल हुआ फॉरेस्टर्स, और ये लोगों ने हमको पूरा फैसिलिटी दिया, सब कुछ किया। तो हमेशा बहुत कोऑपरेशन, जिसके साथ भी मैं मिला तो उन्होंने काफ़ी कोऑपरेशन किया। उसके बाद जब मैंने जो है कि जॉब शुरू किया जो है कि सिक्किम में, उस समय भी हमारे पास पहले गाड़ी नहीं था, मैं साइंटिस्ट हेड था नहीं था, हम लोग बस में जाके वाटरशेड्स में काम करते थे। तो सोच लीजिए धीरे धीरे सब कुछ बनता है ना। ये 1989 को बात है। तो उस समय इस तरह से हमने साइंस किया, लेकिन वो जो साइंस हमने उस समय किया वो वर्ल्ड का बेस्ट साइंस निकला। इतना पब्लिकेशंस हुआ, इतना अच्छा आया। तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा, बहुत ज़्यादा फैसिलिटी के पीछे नहीं भागना चाहिए, इनोवेशंस, गुड आइडियाज, गुड सॉल्यूशंस के पीछे जाना चाहिए। और मेरे लाइफ में हमने जो है उस चीज़ को काफ़ी इम्पोर्टेंस दिया और हमने काम किया। उसके बाद अब चैलेंज जीवन में बहुत अच्छा काम किया, सिक्किम में कर रहे थे, अब इसको कैसे हम बड़ा बनाएं। तो हम इसीलिए वो 8 देश में जो हिंदू कुश हिमालयन रीजन है वो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन में जाके काम करना शुरू किए। वहाँ जाने के बाद चैलेंज दुर्दराई हुआ। मैं एज ए इंडियन हूँ, लेकिन 8 देश जिसमें पाकिस्तान, चाइना, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, ये सब के साथ मिलके काम करना। सो एक नेशनल को बाकी नेशनल के साथ मिलके काम करना, ऑर्गेनाइजेशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, नहीं होता है, लेकिन वो कंट्री में जाके जब काम कराना पड़ता है ना, तो वीजा का प्रॉब्लम, ये सब। लेकिन लकीली वो ऑर्गेनाइजेशन इंटर गवर्नमेंटल होने के कारण वो सब समस्या नहीं हुआ। लैंग्वेज का होता था, तरह तरह के, लेकिन हमने सब मिला के काम किया। और सब ये 8 देशों को साइंस डिप्लोमेसी, अगर आप पॉलिटिकली बात करेंगे, देखिए एक चीज है, जब मैं हिंदू कुश हिमालयन रीजन बताता हूँ, मैं कहीं पे भी वो रीजन को दिखाता हूँ, कहीं पॉलिटिकल बाउंड्री हम नहीं बोलते हैं, क्योंकि पॉलिटिकल बाउंड्री बोल के हम जो है कि न करके साइंस, वहाँ जो साइंस है, जो विज्ञान है, उसको लेके डिप्लोमेसी लेके लोगों को कनेक्ट करते हैं। मैं जनरल पर्सपेक्शन में बोलता हूँ, लेकिन ये सब चीज़ स्पेशलिस्ट को बोलना चाहिए। पहली बात, हाँ, कंडीशन बता रहा हूँ, ये मैं जो बोल रहा हूँ वो एज ए स्पेशलिस्ट नहीं बोल रहा हूँ, तो मैं इसमें मेरे को कमेंट करना इतना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं तो एविडेंस बेस्ड, साइंस बेस्ड। लेकिन एक चीज़ है, हिमालय क्षेत्र जो है फ्रजाइल है, और यहाँ का जियोलॉजी को ठीक से अंडरस्टैंड करके यहाँ का एनवायरनमेंट का प्रॉपर असेसमेंट करके करना चाहिए। यदि अगर ये करके किया है तो इसमें कोई समस्या नहीं है, ये ठीक रहना चाहिए। लेकिन अगर वो ठीक से नहीं किया है और उसमें जो उन्होंने क्रिटिकली एसेस करके, रिस्क एसेस करके उसको एड्रेस नहीं किया, तो प्रॉब्लम ज़रूर फेस करना पड़ेगा। अब जो जितना भी मैं देख रहा हूँ, एक तो रिवर टिस्टा से ये जो लाइन है काफ़ी ऊपर है, तो जहाँ तक रिवर टिस्टा का डायरेक्ट फ्लड का इन्फ्लुएंस इसमें कम होने का चांसेस है। लेकिन अगर उसको अगर ठीक से ध्यान नहीं रखा होगा तो इस तरह का हाई फ्लड जब होता है तो अपर एरिया से वाटर घुस के उसमें प्रॉब्लम आ सकता है। एक बड़ा प्रॉब्लम तो ये देख रहा हूँ, अंदर अंदर भी अगर वो बहुत ज़्यादा हिलेगा, लोड से ज़्यादा यूज़ करेगा, तो हो सकता है मट्टी फ्रजाइल होने के कारण उसको गिर सकता है अंदर। तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर को कितना अच्छी तरह से कंस्ट्रक्शन किया है उसको ध्यान देना चाहिए। तीसरा सेस्मिक जोन है, अगर अर्थक्वेक आता है तो अर्थक्वेक से तो कहाँ प्लेट और कहाँ पे प्रेशर रिलीज हो रहा है, किस तरह से मूवमेंट हो रहा है, डायरेक्शन, ये सब में कोई भी इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अगर अर्थक्वेक किस इंटेंसिटी से आएगा, कहाँ से कितना घूमेगा और किस तरह से वो प्रेशर रिलीज करेगा, कोई किसी को बहुत दिक्कत है इस मामले में। तो
यही देखना चाहिए कि वो इंफ्रास्ट्रक्चर कितना अर्थक्वेक रेसिस्टेंट है। हाँ, अगर 8 रिक्टर स्केल का आता है तो वो उसको ब्रीच करता है कि नहीं, ये सब अगर टेक्निकल चीज को ध्यान रख के किया है तो डेफिनेटली वो अच्छा होगा। लेकिन मैं यही बोल सकता हूँ, वो कैसा नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ये सब चीज ध्यान दे के इंफ्रास्ट्राকচার बनाना चाहिए। পদ্মশ্রী সম্মান প্রাপক হিসেবে একলব্য শর্মার নাম ঘোষণা হতেই শনিবার সকালে তার বাড়িতে যান শিলিগুড়ির বিধায়ক শঙ্কর ঘোষ। একলব্য শর্মাকে সংবর্ধনা জানান তিনি। पचास 50,000 लोगों को अपनी मंजिल से है जोड़ा और नई उत्साह के साथ आए हैं फिर से थामने आपका हाथ। श्री शांति होंडा।